हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी एंड लास्ट लेक्चर तक हम कंप्लीट कर चुके थे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना, किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट होता है, कौन उनका अपॉइंटमेंट कर। आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन कैसे करेंगे, किसको अपॉइंट करेंगे, इसके बारे में संविधान में नहीं बताया। तो फिर क्या किसी को भी कर देंगे? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, किसको करते हैं? जो लोकसभा में मेजॉरिटी की जो पार्टी होती है उसका जो नेता होता है, जो पार्टी एक जिस मेंबर को अपना नेता चुनती है, जो चाहती है ये प्रधानमंत्री बने, तो फिर किसको चुनेंगे? तो लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी से जीत के आई है उसका जो नेता होगा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। लोकसभा का मेंबर ही प्रेसिडेंट बन सकता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही हो, राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों के सदस्य ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे क्योंकि राज्यसभा से कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट करता है? जो कि लोकसभा में मेजॉरिटी में पार्टी आती है उसके नेता को, जो पार्टी अपना नेता चुनती है। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में आई ही ना, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में जीते ही ना, फिर इस कंडीशन में किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? तो जब कोई भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी में नहीं जीत के आती है तो उसके लिए प्रेसिडेंट स्वतंत्र है। वो जो लोकसभा की बड़ी पार्टी है या फिर गठबंधन, दो पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है और उन्होंने अपना एक नेता चुना है, तो वो उसे प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे। तो इस कंडीशन में जो भी लोकसभा की बड़ी पार्टी है या फिर दो पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है और अपना नेता चुन लिया है, तो उसे प्रेसिडेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। ऐसा पहली बार कब हुआ? ऐसा पहली बार हुआ था 1979 में। तो मोरारजी देसाई की पार्टी थी और वो गिर गई, तो उसके बाद में 1979 में चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। पर ये कंडीशन यहीं ख़त्म नहीं होती है। आप अगर किसी ऐसे नेता को चुनते हो, आप अगर किसी ऐसे मेंबर को एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हो, अपॉइंट करते हो, जो मेजॉरिटी में नहीं जीत के आई थी पार्टी या गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, उसने अपना नेता चुना, तो उससे एक महीने के अंदर उसे सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है जो अगर लोकसभा में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है तो किसी बड़ी पार्टी के नेता को या कोई दो पार्टी मिलकर गठबंधन करती हैं, उनके नेता को एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है, तो उसे एक महीने के अंदर उसे सदन में विश्वास मत हासिल करने होंगे, वो तभी अपने पद पर रह सकता है। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशंस बनती हैं उन्हें देखते। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है उसके वर्किंग टाइम में, तो प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, इसके लिए वो खुद से निर्णय ले सकता है। और ऐसा हुआ 1984 में, जब इंदिरा गांधी का मर्डर किया गया, तब उन्होंने प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर ज्ञानी जैल सिंह, तब इन्होंने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था।
अपॉइंट किया। अगर किसी प्रधानमंत्री का उसके कार्यकाल में निधन हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से ये निर्णय ले सकता है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और ऐसा किया उसने 1984 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई तो उस टाइम पर ज्ञानी जैल सिंह जो कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया और बाद में पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना और उन्हें मेजॉरिटी प्राप्त हुई, यानी कि जो उनके वैलिड जो आपके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था जो सदन में प्राप्त करना होता है वो उन्हें हासिल हुआ। और इसमें सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है और जो पार्टी है वो अपना किसी दूसरे को नेता चुन ले, यानी कि पार्टी कहे कि इसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, तो प्रेसिडेंट को उसे एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करना ही पड़ेगा। इसके खुद से वो उसके लिए फिर डिसीजन नहीं ले सकता। 80 दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ये कहती है कि जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है ज़रूरी नहीं है वो मेजॉरिटी में ही हो, वो पहले अपनी मेजॉरिटी ही सिद्ध करे। प्रेसिडेंट उसे एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और नियुक्त होने के बाद में एक डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है। यानी इलेक्शन पे भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए। जानते हैं कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने बाद में सदन में अपनी मेजॉरिटी दिखाई। आपके 1979 में चरण सिंह, उसके बाद में 1989 वीपी सिंह, उसके बाद थर्ड 1990 में चंद्रशेखर, फोर्थ 1991 वीपी नरसिम्हा राव, उसके बाद में फिफ्थ अपॉइंट हुए 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 एचडी देवगौड़ा, उसके बाद में 1997 आईके गुजराल एंड फिर से अपॉइंट हुए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो लोकसभा में मेजॉरिटी वाली पार्टी से ना होने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, कौन कौन थे? चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वीपी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल और आपके अटल बिहारी वाजपेयी। नाउ दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज डी जूरे एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी जूरे एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, ये क्या है? हमें पता है जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का पद सबसे ऊपर है। भारत जो पहला नागरिक होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जितनी पावर संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को दी है, प्रधानमंत्री को दी है, उतनी पावर राष्ट्रपति के पास में नहीं है। तो डी जूरे एग्जीक्यूटिव का मतलब है एक नाम मात्र का कार्यकारी, यानी उसके पास में रियल पावर्स नहीं है। और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो रियल पावर्स हैं वो प्रधानमंत्री के पास हैं, उसको बोलेंगे हम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। वहीं प्रेसिडेंट को बोलेंगे डी जूरे एग्जीक्यूटिव। द डिफरेंस बिटवीन डी जूरे एग्जीक्यूटिव एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो अभी हमने देखा 1980 का दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट। नाउ 19 सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अभी तक हम बात कर रहे थे जो मेजॉरिटी में ना हो, लेकिन जो मिनिस्टर हैं वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का भी। ठीक है, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो क्या हम उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं? तब 1997 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कोई लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है तो भी आप उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हो, उनके लिए ओनली 6 मंथ। अब यहाँ उसके पास मौका है, अगर वो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा, इस टाइम पीरियड में अगर वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य बन जाता है
तो वो अपने पद पर बना रहेगा, और इन 6 महीने के अंदर अगर वो किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है, अपने पद से हटना होगा। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1997 में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप लोकसभा या राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है तो उसे भी एज ए प्राइम मिनिस्टर आप नियुक्त कर सकते हो। टाइम होगा वो होगा 6 महीने के लिए। अगर उन 6 महीने के अंदर वो लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी सदस्य बन जाता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, उसे रिजाइन देना होगा। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1997। अब हमने जाना जो आपका प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी। तो अब तक ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे और प्रधानमंत्री बने? गांधी जो कि राज्यसभा की मेंबर थी, 1996 में देवेगौड़ा जो कि राज्यसभा से थे और 2 बार अपॉइंट हुए, 2004 एंड 2009 मनमोहन सिंह जो कि राज्यसभा के सदस्य थे। अब बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, उनकी ओथ, टर्म ऑफ ऑफिस एंड सैलरी। प्रधानमंत्री का वेतन क्या होता है, क्या उसका टाइम पीरियड है? वो जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स, और संविधान में जो प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो फिक्स नहीं किया गया है। वैसे जो टाइम पीरियड है उसका वो 5 वर्ष का है। ऑफिस ड्यूरेशन इज़ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री है वो जो अपने पद पे बना हुआ है वो राष्ट्रपति की दया से बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जब चाहे राष्ट्रपति उसे हटा दे। वो तब हटा सकता है जब लोकसभा में प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। जो प्रधानमंत्री की सैलरी है और उसे जो वेतन भत्ते मिलते हैं, जो भत्ता उसे मिलता है, वो संसद द्वारा समय समय पर फिक्स की जाती है, टाइम टाइम पर। अलाउंस इज इक्वल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री को मिल रहे होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर ही होते हैं। इसके अलावा उन्हें एक्सपेंडिचर मिलता है, सिटी हो गई फ्री, आपकी ट्रैवलिंग हो गई और रहने के लिए घर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको फ्री मिलती हैं। और जो पार्लियामेंट है उसने 2001 में जो अलाउंसेस थे 100 पर मंथ थे, जिनको बढ़ा करके 3000 कर दिया 2001 में। तो ओथ जो है वो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। टाइम पीरियड है प्राइम मिनिस्टर का वो संविधान में फिक्स नहीं है, वो अपने पद पर बना होता है राष्ट्रपति की दया से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसको हटा तभी सकता है प्रेसिडेंट जब वो अपनी मेजॉरिटी खो देता है। सैलरी अलाउंसेस टाइम टाइम पर संसद के द्वारा फिक्स किए जाते हैं, उतनी ही सैलरी होती है। जो अलाउंसेस हैं वो इक्वल ही हैं जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल रहे होते हैं। नाउ पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद में जिसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बोलता है, जिस भी मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, प्रेसिडेंट उसे ही मंत्री नियुक्त करेगा। और जो मंत्रालय होते हैं वो किसे कौन सा मंत्रालय देना है, ये पावर भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। प्रधानमंत्री चाहता है कि कोई मिनिस्टर मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे, रिज़ाइन दे, तो इसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल सकता है। आर्टिकल 74 में क्या है? आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
जिसका जो हेड होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रमुख होगा, हेड होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा और उसी की एड और एडवाइस से आपके डिसीजंस लिए जाएंगे, गवर्नमेंट रूल करेगी। आर्टिकल 70 है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। और फिर उसकी सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रही प्रधानमंत्री के बारे में, किस तरह से अपॉइंट होता है, किन किन कंडीशंस में अपॉइंट किए जाते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से।